आप देखते क्या है कि मॉडर्न पीरियड में, यानी कि ये जो यूरोपीय भारत आते हैं, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। इनके भारत आगमन का जो उद्देश्य था, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो या पुर्तगाली हो, इनके आगमन का उद्देश्य क्या था? भारतीय प्रोडक्ट को खरीदना, यूरोपीय मंडी में बेचना, मुनाफा कमाना। यानी इनका उद्देश्य क्या था? मुनाफा कमाना था, प्रॉफिट कमाना था, भारत में वाणिज्य व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते क्या है कि इस वाणिज्य व्यापार के परिप्रेक्ष्य में ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को भारतीय व्यापार से क्या करती है? वंचित कर देती है। और साथ ही साथ उसकी व्यापारिक महत्वाकांक्षा पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा में क्या होती है? तब्दील हो जाती है। और तब आप पढ़ते क्या है कि उसने भारत में अपने आप को एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। और तब लगातार भारत के संसाधन का दोहन अपने हित के लिए करती रही। ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। और वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार स्तंभ था, कृषि और हैंडीक्राफ्ट, क्या हो गया? तबाह हो गया। भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? लचर हो गई, है ना। तो ये तमाम चीज़ों को हम पढ़ते क्या है? उपनिवेशवाद में पढ़ते हैं। और जरूरी है कि आप जब राष्ट्रवाद पढ़ें तो उसके पहले औपनिवेशिक नीति के संदर्भ में जो है आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जरूरी है जब हम लोग उपनिवेशवाद को पढ़ते हैं, यानी भारत में उपनिवेशवाद, आप गौर करके देखेंगे कि जब हम भारत में उपनिवेशवाद पढ़ते हैं तो भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो प्रश्न ये बनता है कि भाई उपनिवेशवाद क्या है ना। एक तो आपका प्रश्न बनता है कि उपनिवेशवाद क्या है, और दूसरा प्रश्न बनता है कि हम भारत में जब पढ़ते हैं उपनिवेशवाद तो भारत में उपनिवेशवाद का 3 चरण ही क्यों पढ़ते हैं? क्या वजह है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका बनता है, दोनों को जानने की आवश्यकता है। उपनिवेशवाद क्या है? जैसे ही हम लोग उपनिवेशवाद पढ़ते हैं तो सामान्य तौर पे ये जानते हैं कि ब्रिटेन जो एक बिल्कुल अलग और स्वतंत्र कंट्री था, ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण किस पर? भारत पर स्थापित होता है, उसका शासन भारत पर स्थापित करता है। और तब ब्रिटेन भारतीय आर्थिक संसाधन का इस्तेमाल अपने हित में करना शुरू कर देता है। यानी ब्रिटेन एक औपनिवेशिक पावर के रूप में स्थापित होता है और भारत क्या होता है? उसका उपनिवेश हो जाता है ना। इसका मतलब स्पष्ट है। उपनिवेशवाद को आप सहज तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप ये सोचिए कि ए और बी 2 अलग अलग बिल्कुल स्वतंत्र क्षेत्र है, या स्वतंत्र क्या है? कंट्री है। अगर ए का प्रत्यक्ष नियंत्रण या प्रत्यक्ष शासन किस पर? बी पर स्थापित हो जाए, अगर ए का प्रत्यक्ष शासन बी पर स्थापित हो जाए और ए बी के आर्थिक संसाधन का दोहन अपने हित में करता हो, अपने हित में करता हो, तो ए को क्या कहेंगे? ए को औपनिवेशिक शक्ति कहेंगे, औपनिवेशिक पावर कहेंगे, और बी को उसका क्या कहेंगे? उपनिवेश कहेंगे। समझ सकते हैं? यहां ए कौन है? ए है ब्रिटेन, और बी कौन है? ये है ब्रिटिश कंपनी भारत। यानी भारत का वह क्षेत्र जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है। ठीक है, तो यही क्या है? उपनिवेशवाद है। बिल्कुल स्पष्ट है। ए और बी बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र क्षेत्र है, स्वतंत्र देश है। अगर ए का प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रत्यक्ष शासन बी पर स्थापित होता है और ए बी के आर्थिक संसाधन का दोहन अपने हित में करता है, तो ए औपनिवेशिक पावर और बी क्या होगा? उसका उपनिवेश होगा। ठीक है, यहां ए कौन है? ब्रिटेन, और बी कौन है? बी है ब्रिटिश कंपनी भारत, जो उपनिवेश बनने की ओर है। यही क्या है? उपनिवेशवाद।
यानी उपनिवेशवाद का संबंध आर्थिक दोहन से है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की आर्थिक स्थिति ही प्रभावित हुई, बल्कि औपनिवेशिक चरण में भारत की संस्कृति भी प्रभावित हुई, भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई, भारत की सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ठीक है, अगर हम लोग पढ़ते क्या है, उपनिवेशवाद का 3 चरण। आखिर भारत के संदर्भ में उपनिवेशवाद का 3 चरण क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है 3 चरण पढ़ने का? अब आप ऐसे सोचिए कि कोई भी उपनिवेश क्या करता है कि कोई भी उपनिवेश, आप ऐसे समझिए, कोई भी उपनिवेश अपने राष्ट्रीय उत्पादन के क्या विशेष मात्रा का क्या करता है, उत्पादन करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, अब यह सोचिए कि राष्ट्रीय उत्पादन की एक विशेष मात्रा का उत्पादन करता है, इसका मतलब है कि इसका एक अंश क्या होता है, इस उपनिवेश के रख रखाव में खर्च होता है, उपनिवेश के क्या रख रखाव में क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है, जो शेष बचा वह उपनिवेश का क्या हुआ, राष्ट्रीय अधिशेष हुआ, वह उपनिवेश का क्या है, राष्ट्रीय अधिशेष है। इसी राष्ट्रीय अधिशेष को हड़पने के तरीके में टाइम टू टाइम क्या आता है, परिवर्तन आता है। जैसे जैसे हड़पने के तरीके में परिवर्तन आता है, औपनिवेशिक नीति में भी परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, इसीलिए हम जब भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उपनिवेशवाद के 3 चरण को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्रीय अधिशेष को हड़पने का टाइम टू टाइम टेक्निक बदलता रहा, पॉलिसी बदलती रही। इसीलिए हम भारत के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो उपनिवेशवाद का 3 चरण पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एक चरण आप ऐसे याद कीजिए कि 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अस्थायी व्यापार की इजाजत मिल गई। इसका मतलब 1608 से ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी शुरू हो गई। 16 से 8 से लेकर 1813 यही उपनिवेशवाद का क्या है, प्रथम चरण है ना। अगर आप ब्रिटेन के मोर्चे पे देखें तो ये ब्रिटेन के मोर्चे पे क्या है, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म का दौर है ना, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म है। इसका मतलब है क्या, व्यावसायिक पूंजी से उपनिवेश का दौर है क्या, 1608 से लेकर 1813। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, 1813 से लेकर 1858 क्या, ये है द्वितीय चरण। क्या है, औद्योगिक पूंजी से उपनिवेश, यानी क्या, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ठीक है, ब्रिटेन के स्तर पे। और जस्ट हम लोग पढ़ते क्या है, तृतीय चरण 1858 से लेकर 1947 तक। ये फेज है तृतीय चरण का, इसे हम क्या कहते हैं, यही हुआ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, है ना। यानी व्यावसायिक पूंजी से उपनिवेश, औद्योगिक पूंजी से उपनिवेश और वित्तीय पूंजी से उपनिवेश। जब हम भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण को पढ़ते हैं तो इसी 3 चरण को हम पढ़ते हैं। आप ऐसे सोचिए कि भारत जैसे कंट्री में जब राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट हुआ और भारत में ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट लगातार आंदोलन हो रहे थे, भारत के विभिन्न वर्गों की भूमिका थी। भारत की रियासतों की भी भूमिका है, जमींदारों की भी भूमिका है, नहीं, या हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों की भी भूमिका है, कृषकों की भी भूमिका है, जनजातियों की भी भूमिका है। आखिर ऐसी क्या ब्रिटिश पॉलिसी थी जिसके कारण भारत का तमाम वर्ग प्रभावित हुआ और सभी वर्ग क्या हुआ, ये राष्ट्रवादी आंदोलन के एक मंच पर आकर जुड़ गए ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट। इसका मतलब है कि अगर हम इसे जानना चाहें तो हम ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें जानना क्या है, अब हमें जानना है कि उपनिवेशवाद का जो फर्स्ट फेज है वो क्या है।
उपनिवेशवाद के फर्स्ट फेज में ब्रिटिश के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय संसाधन का दोहन उनके अपने हित में कैसे हुआ, कैसे भारत या विशेष रूप से बंगाल दिन प्रतिदिन कंगाल बनता गया और ब्रिटेन में पर्याप्त पूंजी का संचय हो गया, है ना। तब अगर आप गौर करेंगे, आप देख सकते हैं, आपने पहले ही पढ़ा है क्या, प्रथम चरण। ये प्रथम चरण कब से कब तक, 1608 से लेकर 1813 तक, है ना। अब अगर आप गौर करके देखेंगे, 16 से 8 से 1813 को भी आप दो पार्ट में बांट कर देख सकते हैं। एक 1608 से लेकर कब तक, 1757 तक। ये 1757 डिमार्केशन लाइन है। 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी भारत में बिल्कुल बदल जाती है, उनकी पॉलिसी बदल जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 1857 से लेकर कब तक, 1757 से कब तक, एक सेकेंड, सत्रह सौ संतावन से 1813, है ना। 1608 से लेकर 1757 तक आपने अगर पढ़ा होगा तो याद कीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 से 1757 तक क्या थी, एक तिजारती कंपनी थी। एक तिजारती कंपनी, तिजारती कहने का मतलब व्यापारिक कंपनी। उद्देश्य था भारतीय प्रोडक्ट को खरीदना, यूरोपीय मंडी में, ब्रिटिश मंडी में बेचकर मुनाफा कमाना, और भारतीय सामान के एवज में, भारतीय उत्पाद के एवज में भारतीय उत्पादकों को कंपनी क्या देती है, बुलियन देती है, सोना देती है, चांदी देती है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फायदा है और भारतीय उत्पादकों को भी फायदा है, यानी इस एक्टिविटी से भारतीय उत्पादकों को कोई घाटा नहीं है। मतलब 1608 से 1757 तक कंपनी विशुद्ध रूप से तिजारती कंपनी है, व्यापारिक कंपनी है, भारतीय उत्पाद को खरीदती है, ब्रिटिश मंडी में, यूरोपीय मंडी में बेचकर मुनाफा कमाती है और भारतीय उत्पाद के एवज में भारतीय उत्पादकों को बुलियन चुकाती है। दोनों को फायदा है, किसी को नुकसान नहीं है। लेकिन 1857, आपने पलासी का युद्ध पढ़ा होगा। 1857 के बाद आप 1757 के बाद 1764 आप बक्सर का युद्ध पढ़ते हैं। 1765 इलाहाबाद की संधि हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। यानी पलासी युद्ध के बाद आप जस्ट देखते क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल, उड़ीसा की एक प्रादेशिक शक्ति बन जाती है और तब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूमिका, जो एक्टिविटी भारत में विशेष रूप से बंगाल में देखने को मिलती है, हम उसे व्यापार नहीं कह सकते। उसे हम व्यापार क्या कहते हैं, नहीं कह सकते हैं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटी थी, हम लूट को खारिज भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तत्कालीन दौर में बंगाल की लूट शुरू कर दी। जैसे आपको पता होगा कि 1765 इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाती है। बंगाल के नवाब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल को के निजामत का राइट मिल जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य क्या रहा, अब एकमात्र उद्देश्य रह गया कि बंगाल के तमाम प्रोडक्ट का व्यापार कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। उद्देश्य क्या था, चूंकि दीवानी राइट मिल गया तो अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करें और बंगाल से प्राप्त धन से ही बंगाल के प्रोडक्ट को खरीदें और ब्रिटिश मंडी में बेचकर मुनाफा कम। कहने का मतलब बुलियन लाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रादेशिक शक्ति बनती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उद्देश्य यह भी हो गया कि जो भी व्यापारिक प्रतिद्वंदी थे उसे भारतीय व्यापार से क्या करना, दरकिनार करना। यानी प्रादेशिक शक्ति बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक हथकंडे का इस्तेमाल करती है और राजनीतिक हथकंडे का इस्तेमाल कर क्या करती है, व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने की कोशिश करती है। व्यापारिक प्रतिद्वंदी को भारतीय व्यापार से निष्कासित करने की कोशिश करती है। मुगल शासक के कमजोर पड़ते भारतीय व्यापारी को भारतीय व्यापार से वंचित करने की कोशिश करती है। ऐसे तमाम प्रकार के हथकंडे का ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इस्तेमाल करती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के बाद नवाब के पास जो जमा धन था उसकी उगाही की कोशिश करती है और साथ ही साथ
यह भी प्रयास करती है क्या कि कम कीमत पर बंगाल के प्रोडक्ट को खरीदे और ब्रिटिश मंडी में बेचकर मुनाफा कमाए। यही क्या हुआ, इसी एक्टिविटी के आधार पर आप कहते क्या हैं कि 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार की भूमिका बंगाल में उठाई उसे व्यापार तो कतई नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे क्या कहा जा सकता है, लूट कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखना है कि इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट के क्या माध्यम थे, क्या तरीके थे, किस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की विशेष रूप से क्या बंगाल की लूट की। यानी अगर ये लूट है तो इस लूट के क्या तरीके थे, तब आप गौर करके देखिएगा क्या बंगाल में नवाब परिवर्तन के नाम पर लूट है ना। आपने पढ़ा होगा पलासी युद्ध के बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई, मीर जाफर सत्ता पे आया। जब मीर जाफर सत्ता पे आता है तो युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में धन देता है, पारितोषिक के रूप में धन देता है, कई प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार देता है ना। लेकिन मीर जाफर का भी अपना लिमिटेशन है और ब्रिटिश डिमांड का तो कोई लिमिटेशन था ही नहीं। तो वैसी स्थिति में जब मीर जाफर ब्रिटिश महत्वाकांक्षा के लिए फेवरेबल नहीं हुआ तो आप देखते हैं कि मीर जाफर के अगेंस्ट मीर कासिम के साथ कंपनी क्या करती है, समझौता कर लेती है। इसका मतलब नवाब परिवर्तन के नाम पर लूट जो कि लगातार चल रहा था। ठीक है, दूसरा क्या, युद्ध की क्षतिपूर्ति के नाम पर लूट है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए नवाब की दरिया दिली और पारितोषिक के नाम पर लूट है ना। अगर और देखें तो क्या है, दस्तक के दुरुपयोग के नाम पर लूट नहीं। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या था, वस्तु विशेष की इजारेदारी के नाम पर लूट है ना। यानी कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, जैसे सोडा, तंबाकू, नमक, सूखी मछली, ऐसे तमाम प्रोडक्ट का व्यापार करने का राइट किसको होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही होगा। इस आधार पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, बंगाल से लूट कर रही है। ठीक है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं क्या, टकसाल से प्राप्त क्या इनकम है ना, या आप कह सकते हैं क्या इन्वेस्टमेंट से प्राप्त इनकम है ना। ऐसे तमाम तरीके थे भारत और विशेष रूप से बंगाल के लूट के तरीके। या अगर दीवानी राइट मिल गया तो आप ऐसे सोचिए कि दीवानी अधिकार से प्राप्त क्या इनकम। आप ये सोचिए कि दीवानी का अधिकार मिला, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू का राइट मिल गया कि बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करे, रेवेन्यू की वसूली करे। आप समझिए कि 1765-66 में जहां पे बंगाल से प्राप्त जो रेवेन्यू था वो 14,07,000 पाउंड हुआ करता था, वही कार्नवालिस के काल तक आते आते कितना हो गया, अबाउट 34 लाख पाउंड हो गया। कहने का मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से बुलियन लाने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर ही बंगाल के प्रोडक्ट को खरीदना था और यूरोपीय मंडी में, ब्रिटिश मंडी में बेचकर क्या करना था, मुनाफा कमाना था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में पर्याप्त पूंजी का संचय हो गया। ब्रिटेन में पर्याप्त पूंजी का क्या हुआ, संचय हुआ। और आश्चर्य करेंगे कि ब्रिटेन में इतना पूंजी का संचय हुआ कि ब्रिटेन में क्या हो गई, ब्रिटेन में वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति हो गई। ठीक है, ब्रिटेन में क्या हुआ, बड़े बड़े कल कारखाने लगने लगे, बड़े बड़े कल कारखाने क्या हुए, स्थापित हुए। और इसी का इंपैक्ट था कि ब्रिटेन में क्या हो गया, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई है ना। ब्रिटेन भारत विश्व का पहला औद्योगिकृत देश
ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश के रूप में स्थापित हो गया। और भारत का क्या हुआ? भारत की कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। भारत का हैंडीक्राफ्ट क्या हुआ? प्रभावित हुआ। वो हैंडीक्राफ्ट जो भविष्य में एक बेहतर उद्योग का शक्ल ले सकता था, यह संभावना क्या हुई? समाप्त हो गई। या जो किसान थे काश्तकारी हित से प्रभावित हुए, हक से प्रभावित हुए। ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, काश्तकारी हक का प्रभावित होना, यह क्या हुआ? भारत विशेष रूप से बंगाल का प्रॉब्लम उभर कर सामने आया। यह उपनिवेशवाद का फर्स्ट फेज था, जिसमें आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन विभिन्न तरीकों से भारतीय संसाधन का दोहन हुआ। जहां ब्रिटेन धन संसाधन से क्या हुआ? शक्तिशाली होता चला गया, वहीं आप देखते क्या है? भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। ठीक है, यह उपनिवेशवाद का फर्स्ट फेज है, जिसमें लूट का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद का सेकेंड फेज, चूंकि अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई, किसी भी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है? औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक शर्त होता है क्या? पूंजी। इस लूट के कारण तो पूंजी जमा हो ही गया था। औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है? श्रम शक्ति। ब्रिटेन में 12 बंदी आंदोलन हुआ तो वहां कृषि से जुड़े हुए लोग क्या हुए? बेरोजगार हुए। और चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसलिए श्रम शक्ति भी ब्रिटेन के स्तर पर उपलब्ध थी, तो पूंजी की आवश्यकता पूरी हो गई। श्रमिक होना चाहिए, श्रमिक भी मौजूद है। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की सफलता का आवश्यक शर्त क्या था? मात्र दो, क्या? कच्चे माल की उपलब्धता होती रहे और ब्रिटेन के इंडस्ट्री से उत्पादित माल का सतत विक्रय होता रहे। तो उपनिवेशवाद के सेकेंड फेज में भारत इसी दोनों भूमिका को निभाता है, यानी ब्रिटेन के उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी करता है और ब्रिटिश उत्पादित माल के लिए भारत एक समुन्नत बाजार के रूप में स्थापित होता है। कहने का मतलब है कि उपनिवेशवाद के सेकेंड फेज में क्या हुआ? ब्रिटेन के मोर्चे पे परिवर्तन हुआ। औपनिवेशिक नीति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद के सेकेंड फेज में कैसे भारत के आर्थिक संसाधन का दोहन हो रहा है। तब आप पढ़ेंगे जैसा कि सुलीमन कहता है कि हमारी व्यवस्था स्पंज की तरह काम करती है, गंगा को सोखती है, टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये उपनिवेशवाद एक और क्लास में फिनिश हो जाएगा, तब हम लोग आ जाएंगे राष्ट्रवाद पे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा होता है, पीटी से भी होता है, मेंस में भी होता है। तो हम लोग हर एक टॉपिक को इस स्तर पे देखेंगे कि क्वेश्चन पीटी का पूछे तो भी बने और क्वेश्चन मेंस का पूछे तो भी बने। ठीक है, थैंक यू।